नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो इस समय सुर्खियों में हैं और 2-3 दिनों से ही सुर्खियों में हैं। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी परिणाम आ गया। वायनाड में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी उपचुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के केदारनाथ सहित पंजाब और पश्चिमी बंगाल में भी उपचुनाव हुए। तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए, उसने महाविकास अघाड़ी का सूपड़ा साफ कर दिया। यानी कि 80% से ज़्यादा सीटों पर एनडीए जीता है। यानी कि जो अलायंस बना था एक नाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी का, उसने शानदार जीत हासिल की और निश्चित तौर पर जितने दावे किए जा रहे थे महाराष्ट्र में, उन सबको झूठा साबित कर दिया जो इंडिया अलायंस के घटक दल कह रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यही है कि इस चुनाव परिणाम को लेकर बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं और जितने भी सोशल मीडिया में खबरें चलाने वाले यूट्यूबर हैं वो भी इस चुनाव परिणाम को लेकर हैरान है। और जाहिर है कि जब चुनाव हारती है कोई भी पार्टी, खासतौर पर इस समय इंडिया अलायंस के जो घटक दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव था वो बीजेपी अलायंस के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, और मुंबई अमीरों का शहर है और इंडस्ट्रियों का शहर है, शेयर मार्केट है वहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री है, सब कुछ है। और मुंबई यानी महाराष्ट्र का चुनाव जीतकर बीजेपी ने, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी ने, अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत की है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि मोदी जी ने भी वहाँ पे बहुत सारी सभाएं नहीं की आखिर में, और अमित शाह भी आखिर में कुछ सभाएं छोड़कर आ गए थे। इसके बावजूद शानदार जीत दर्ज की है और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया अलायंस को जीत हासिल हुई है। इसके अलावा वायनाड में प्रियंका गांधी ने भी अब बतौर सांसद अपना कैरियर शुरू कर दिया है और 4,10,000 बहुत बड़े मार्जिन से वो बायनेट से जीती हैं। नांदेड़ में बड़ा नज़दीकी मुकाबला था। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट में भी उपचुनाव हुआ। यहाँ पर शायद 1500 वोटों से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत गए। टीएमसी ने बंगाल में बीजेपी को टिकने नहीं दिया और पंजाब में 3 सीटें जीत गई है। आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती है कांग्रेस। और हम बात करेंगे केदारनाथ से कोटद्वार तक चौहान फैक्टर का, और निश्चित तौर पर केदारनाथ के चुनाव परिणाम का कोटद्वार में भी असर पड़ेगा। इसी खबर को लेकर हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, लेकिन एक जानकारी आपके साथ शेयर कर दें। गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के टॉप अमीरों में माने जाते हैं। इसके बावजूद उनको अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है और अब उनको समन मिल गया है कि किस तारीख तक, 21 दिनों तक उन्होंने बताना है, 21 दिनों के अंदर, कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न किया जाए। अब बहुत से लोग इस बात को लेकर, मैं भी शुरुआत में यही सोच रहा था कि जब गौतम अडानी पर यह आरोप है कि उन्होंने भारतीय कंपनियों को ठेका लेने के लिए या प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए घूस की रकम दी है, तो फिर उनमें मुकदमा अमेरिका में क्यों चलेगा। अमेरिकी अदालत को क्या हक है कि भारत के अरबपति को सम्मन जारी करे या उनके खिलाफ वारंट जारी करे। इस पर थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे आप लोगों को मालूम चल गई होगी, लेकिन सीधी सरल भाषा में बता देते हैं आपको कि आखिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, भारत में विपक्ष जैसा कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी अरबपति गौतम अडानी को आखिर अमेरिकी कोर्ट से क्यों वारंट जारी किया जा रहा है। दरअसल अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जब कोई भी कंपनी वहाँ पे लिस्टेड होती है, यानी कि अगर आप अमेरिकी बाजार से, अमेरिकी निवेशकों से, अमेरिकी बैंकों से या अमेरिका के किसी भी संस्थान से पैसा लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करना होता है उस कंपनी के मालिक को, जो अमेरिका का कानून है, कि अगर अमेरिकी निवेशकों से लिया गया पैसा या वहाँ के बैंकों से या वहाँ के इंस्टीट्यूट से लिया गया पैसा गलत कामों में इस्तेमाल होगा, तो फिर उसके खिलाफ अमेरिका में ही केस चलेगा, चाहे वो पैसा किसी भी देश में इस्तेमाल हुआ हो। अब चूंकि गौतम अडानी की कंपनी भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उन्होंने वहाँ से बॉन्ड्स के जरिए पैसा लिया और एग्रीमेंट साइन वहाँ करना ही होता है। और अब अमेरिका की जो एफबीआई है, खुफिया एजेंसी है, उन्होंने इस बात के तमाम दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किए हैं कि गौतम अडानी ने जो पैसा लिया था अमेरिकी निवेशकों से अपनी कंपनी के कारोबार को बढ़ाने के लिए, उस पैसे का इस्तेमाल भारत में उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकारी अधिकारियों को घूस के रूप में दिया गया। और इसीलिए जैसा वहाँ पे प्रावधान है, क्योंकि पैसा अमेरिका के निवेशकों का था, तो केस भी अमेरिका में ही चलेगा। अब 21 दिनों के अंदर गौतम अडानी को वहाँ की कोर्ट में इसका जवाब देना है, यानी जो उन पर आरोप है उनकी सफाई देनी है। तो इसलिए गौतम अडानी इस समय चर्चा में है
और उनके खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने जो कार्रवाई की है, अमेरिकी कोर्ट ने, वो वहाँ के कानून के अंतर्गत ही है। तो मुश्किल में ज़रूर है, क्योंकि भारत में ज़रूर ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो कोर्ट की कार्रवाई से बच जाते हैं। तो यहाँ पे मुश्किल में है गौतम अडानी, और इसीलिए उनकी शेयर मार्केट की जो वैल्यू है वो भी काफ़ी कम हुई है। चलिए, इन खबरों को आप विस्तार से कई चैनलों में देख पाएंगे। और हम बात कर रहे हैं चौहान फैक्टर की। तो केदारनाथ में चुनाव परिणाम आ गया। 5,000 से ज़्यादा वोटों से आशा नोटियाल वहाँ पे चुनाव जीत गई, बीजेपी की प्रत्याशी थी। और जिस तरह महाराष्ट्र का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए या खासतौर पर मोदी शाह की टीम के लिए ज़रूरी था, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की भी तारीफ करनी होगी। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जितने भी प्रयास किए जाते हैं चुनाव के दौरान, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें की, घोषणाएं की, लगातार वहाँ पर मौजूद रहे और 5,600 वोटों से जीते जरूर। लेकिन अगर आप वोट का हिसाब किताब देखेंगे तो मनोज रावत जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे उनको 18,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले, और आशा नोटियाल को 23,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले, और 9,000 से ज़्यादा वोट ले गए वहाँ पे त्रिभुवन चौहान। और त्रिभुवन चौहान के गले में ही माला डाल दी आशा नोटियाल ने, क्योंकि आशा नोटियाल अच्छी तरह जानती हैं कि त्रिभुवन चौहान अगर इतने वोट नहीं ले जाते तो उनका काम काफ़ी मुश्किल होता। तो त्रिभुवन चौहान को काफ़ी वोट मिले, बहुत अच्छे पत्रकार माने जाते हैं, पहाड़ के मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं और बहुत पॉपुलर हैं उत्तराखंड की सोशल मीडिया में। और निश्चित तौर पर हमारे देश का लोकतंत्र ये कहता है कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। त्रिभुवन चौहान ने भी चुनाव लड़ा और वो काफ़ी गदगद भी नजर आ रहे हैं 9,000 से ज़्यादा वोट मिलने के बाद। लेकिन हमारा सवाल सबसे बड़ा यही है, अब बॉबी पवार ने भी चुनाव लड़ा लोकसभा का, काफ़ी वोट मिले उनको भी, लेकिन त्रिभुवन चौहान जो पत्रकार हैं और मुझे लग रहा हमसे तो वो बहुत सीनियर, बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति हैं, अब चुनाव लड़ने से आखिर हासिल हुआ क्या? मतलब त्रिभुवन चौहान को 9,000 से ज़्यादा वोट मिल गए, आशा नोटियाल ने भी उनके गले में माला डाल दी, और त्रिभुवन चौहान चूँकि बहुत मतलब पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारे मुद्दों की जानकारी रखते हैं, तो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े और सरकार को ही बनाने में उन्होंने मदद कर दी। तो हासिल क्या हुआ? मतलब जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे थे उन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष भी चुनाव लड़ रहा था, और अब त्रिभुवन चौहान को जो वोट मिले उससे मनोज रावत की जीत की जो उम्मीद थी वो खत्म होती गई। तो कुल मिला के 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो गया, और बीजेपी की केदारनाथ की जो उपचुनाव की जीत है इसको लेकर कोटद्वार के भी चौहान याद आ गए हमको, और बहुत सारे लोगों को याद आ गए होंगे, उन कांग्रेसियों को भी याद आ गए होंगे कोटद्वार के जो वहाँ प्रचार करने गए थे और अपना 2022 का चुनाव भूल गए, जब यहाँ पर भी सेम वही स्थिति थी जो केदारनाथ में है, यानी कि धीरेन्द्र चौहान, सुरेंद्र सिंह नेगी और रितु खंडूरी। और यहाँ पर भी चौहान जी 12,000 के करीब वोट ले गए, और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो करीब 3200 वोटों से हार गए। तो चौहान फैक्टर जो है वो तो रहा ही, और शायद कोटद्वार के कांग्रेसी जब वहाँ प्रचार करने गए तो उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया, और वहाँ पर भी लगभग यही स्थिति थी। वहाँ पर शायद कांग्रेस पार्टी ये सोच कर चल रही थी कि जो त्रिभुवन चौहान है वो बीजेपी के वोट काटेंगे। भाई, बीजेपी के खिलाफ 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा होना ही था, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो लोग थे उन्होंने 2 जगह वोट डाले, एक कांग्रेस को और एक त्रिभुवन चौहान को, और 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा हुआ। पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पर बहुत मेहनत की, बीजेपी ने इस चुनाव को करो मरो की स्थिति में लिया, और चुनाव में जो भी संसाधन हो या जो भी चीज़ हो, सत्तारूढ़ दल जो कर सकता है उन्होंने पूरा प्रयास किया, और धामी जी की जो स्थिति है वो थोड़ा बेहतर हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे आरोप लग रहे थे। और इसका दूसरा कनेक्शन भी कोटद्वार से है, एक तो चौहान कनेक्शन है ही, और अब मुझे लगता है कि जैसा सरकार ने कहा है 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव हो जाएंगे, तो अब निकाय चुनाव की भी सरगर्मी तेज हो जाएगी। जैसा हमने बहुत पहले एक वीडियो में भी कहा था कि अब पुष्कर सिंह धामी की स्थिति कुछ बेहतर है, और केदारनाथ की प्रतिष्ठा वाला चुनाव उन्होंने जीत लिया है। तो अब जो निकाय के प्रत्याशी हैं उनकी जब घोषणा होगी या दावेदारी तय होगी तो उनमें धामी जी को भी एक सेफ हैंड है, मतलब। और कोटद्वार में जैसा हम कह रहे थे आपको, अब निकाय चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं बहुत सारे, तो ऐसा लगता है कि धामी जी के करीबी व्यक्ति को टिकट मिल सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। और अब तो लग रहा है कुछ दिन बाद घोषणा भी हो जाएगी। तो चौहान फैक्टर जो था वो कोटद्वार में भी काम किया और केदारनाथ में भी काम किया, और दोनों जगह मात मिली कांग्रेस पार्टी को। तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है, और निश्चित तौर पर चुनाव के समय काफ़ी मेहनत करती हैं पार्टियां, और इतनी मेहनत अगर लोगों के मुद्दे जब रहते हैं उस समय भी करें तो बढ़िया है। उम्मीद करते हैं कि केदारनाथ की विधानसभा में जो भी वादे किए गए, जो भी घोषणाएं की गई, केदारनाथ में पुनर्वास होगा, वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, और जिन मुद्दों को लेकर वहाँ के लोग मतलब चाहते हैं कि उनको सॉल्व किया जाए तो धामी जी उनको सॉल्व करेंगे। आशा नोटियाल को ढेर सारी बधाई। कोटद्वार निकाय चुनाव की भी अब खबर आ जाएगी,
और कोटद्वार निकाय चुनाव से पहले आपको जरूर कुछ खेल की खबर दिखा दें। कोटद्वार में फिलहाल स्थिति जस की तस है, जैसा है वैसा ही है। गोखले मार्ग को लेकर ही अब पहले हम सोचते थे कि सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार है तो लाल डांग मोटर मार्ग की बात होगी, लेकिन गोखले मार्ग का ही मामला सॉल्व नहीं कर पा रहे जो वर्तमान में यहाँ पर विधायक हों, चाहे नगर निगम हो, चाहे जो भी है संगठन के लोग। इस मार्ग को लेकर हाथापाई की नौबत आ गई थी एक दिन व्यापारियों और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच। वैसे तो कोटद्वार में जाकर देखा जाए तो सभी लोग कहते जी ये लोग पैसा भी देते हैं, ये मतलब पर्ची भी कटती होगी, लेकिन ये ड्रामा क्यों करते रहते हैं हर 1-2 महीने में नगर निगम वाले। और अगर तुम्हें सब्जी की दुकान वहाँ पे बंद करानी है, फड़ बंद करवानी है, तो फिर सुबह बंद करवा दें। अब शाम के वक्त जब दुकानदार अपनी सब्जियाँ लेकर वहाँ पर बैठे रहते हैं तो उनकी सब्जियों की फड़ उठवा लेना, उनकी सब्जी को गाड़ी में भटकर ले जाना, इससे क्या हासिल होने वाला है। तो कोटद्वार में राजनीति लाल डांग मोटर मार्ग की नहीं हो रही है, गोखले मार्ग की हो रही है। और गोखले मार्ग महीने में 1 दिन बंद हो जाएगा, बाकी दिनों खुला रहता है। अभी भी खुला है, फर्स्ट क्लास वहाँ फड़ लगी है, आ नहीं सकते आप ठीक से अपना 2 व्हीलर लेके इस मार्ग से। तो कोटद्वार में तो राजनीति यही हो रही है और छोटे छोटे मुद्दों की राजनीति होती है और लोगों को इंतजार है बस कब निकाय चुनाव की घोषणा हो और कब कोटद्वार में चुनावी उत्सव शुरू हो जाए। फिलहाल खेलों की बात करें हम, तो खेलों में भी आजकल आप देख रहे होंगे भारत की क्रिकेट टीम जबरदस्त फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया में यशस्वी जायसवाल ने आज शतक लगा दिया है। और शतक तो लगाया उन्होंने और जो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को कह रहे हैं कि यार तुम बहुत स्लो गेंद डाल रहे हो। अब बताइए, कॉन्फिडेंस जब आता है तो ऐसे ही आता है। दुनिया के सबसे धाकड़ गेंदबाज को 22 साल का जो बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल, वो कह रहा है कि यार स्लो बॉल आ रही है, मजा नहीं आ रहा है। तो अच्छा खेल रही है इंडिया की टीम और पर्थ में ऐसा लग रहा है जीत जाएगी। कोटद्वार के खिलाड़ियों का भी जलवा पौड़ी में जारी है। पौड़ी में जिला स्तरीय खेलकूद चल रहे थे और जिला स्तरीय खेलकूद में पौड़ी में जो ब्लॉक के लेवल पे गेम हो रहे थे, तो दुगड्डा ब्लॉक से कोटद्वार के खिलाड़ी खेल रहे थे और दुगड्डा ब्लॉक में ज़्यादातर जो खिलाड़ी हो कोटद्वार के हैं, तो कोटद्वार के खिलाड़ियों ने पौड़ी में परचम लहरा दिया। एथलेटिक में आप ये मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा गोल्ड मेडल कोटद्वार के खिलाड़ियों ने जीते। अनुज नेगी 3000 और 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल। अंडर 14 फुटबॉल बॉयज़ गर्ल्स दोनों में गोल्ड मेडल कोटद्वार को। और अंडर 17 फुटबॉल में भी गोल्ड मेडल कोटद्वार को। अंडर 20 के भी फाइनल में पहुंची टीम। तो कोटद्वार के खिलाड़ियों का जलवा एथलेटिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल सभी में जारी है। बैडमिंटन के डबल्स में भी कोटद्वार भाबर के खिलाड़ियों ने जीत लिया अंडर 17 का खिताब और पौड़ी जो बैडमिंटन का हॉस्टल है वहाँ के खिलाड़ियों को 3 सेटों में हराया। और इस तरह कोटद्वार के खिलाड़ियों का परचम जारी है खेलों में। और कोटद्वार में खेल की सुविधाएं ना के बराबर है। इसको लेकर बहुत बार स्थानीय विधायक हो या सरकार को कहा जा रहा है कि कोटद्वार में खेलों का क्रेज है। पहाड़ों से जो आए बच्चे हैं जो बिल्कुल टैलेंटेड है, उनको खेल का शौक है, खेल का जुनून है, लेकिन खेल की सुविधाएं ना के बराबर है। फुटबॉल को लेकर यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। बॉक्सिंग और तीरंदाजी की जरूर सुविधाएं कोटद्वार के स्टेडियम में मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार और हमारी कोटद्वार की सरकार कोटद्वार में खेल को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी जरूरतों पर काम करेगी। निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में चल रही है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आजकल आप अंकिता भंडारी केस का कुछ खबर दिखा नहीं रहे हो। तो मैंने जब इससे पहले वीडियो डाला था तो यही कहा था कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक इस कोर्ट से अंकिता भंडारी केस में फैसला आ जाएगा। चूँकि अभी वहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं चल रहा है, टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं। और राजेंद्र सिंह खोलिया जिन्होंने इस पूरे अंकिता भंडारी केस की जांच की थी, चूँकि अब उन्होंने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की होगी सैकड़ों पेजों की, तो उस पर बहस चल रही थी। और इसके बाद इसमें क्या होना है मैं आपको बता देता हूँ। अंकिता भंडारी केस में राजेंद्र सिंह खोलिया से पहले सरकारी वकील ने उनके साथ पूरी जिरह की और उन्होंने अपने पूरे दस्तावेज कोर्ट में दिखाए और सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। अब उनकी चार्जशीट पर अपोजिट के जो वकील है अपोजिशन के अनुज पुंडीर, अब उनसे जिरह कर रहे थे काफ़ी डेटों तक, क्योंकि अब वो बनता है उनका, वो वकील है, उन्होंने अपने जो आरोपी है उनको बचाने के लिए चार्जशीट में कई सवाल उठाने थे। तो 3-4 तारीखें ऐसी लगी जिनमें अनुज पुंडीर ने राजेंद्र सिंह खोलिया से जिरह की, बहस की। अब इसके बाद इसमें क्या होना है, इसके बाद इसमें जितनी मुझे जानकारी है, जो जानकारी मैंने तमाम वकीलों से हासिल की है, तो इसके बाद संभवतः इस केस में जितने जरूरी गवाह थे उनकी गवाही हो चुकी है। और इसके बाद अब आरोपियों की भी गवाही होगी या जो आरोपियों के वकील हैं वो भी अपने कुछ गवाह पेश कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा गवाह है जो पुलिस की चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को गलत सिद्ध कर सकता है, तो फिर उनको भी मौका मिलेगा और ये कार्रवाई होगी अगर उनके पास कोई गवाह है। और उसके बाद निर्णय आने से पहले तीनों आरोपियों को भी मौका मिलेगा अपनी सफाई में कुछ कहने का। तो हमारा ये मानना है कि जो
जरूरी गवाह थे, जो होटल के कर्मचारी थे, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, मेडिकल की टीम, टेक्निकल एविडेंस जिन्होंने हासिल किए थे, सारी गवाहियाँ हो चुकी हैं। बहुत सारे गवाहों को जिनको गैर ज़रूरी समझा जा रहा था, संभवतः उनको नहीं बुलाया जा रहा था, क्योंकि इसमें 97 गवाह थे। तो दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक अंकिता भंडारी केस में फैसला आ सकता है। और बाकी तो कोर्ट की कार्रवाई का है, तो आप एग्जैक्ट मैं भी नहीं कह सकता, और जो जानकारी हमें दी गई है हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब जो आरोपी हैं पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनको भी मौका मिलेगा सफाई देने का, अपना बयान दर्ज कराने का, जो चार्जशीट में इनको आरोपी बनाया गया है, और उसके बाद संभवतः इसमें डिसीजन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। दुर्गापुरी में जो चर्चित रामलीला होती है, जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। शादी विवाह का मौसम चल रहा है आजकल, कोटद्वार में खूब बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं। पहले चांद मौला बख्श जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी बेटी की शादी हुई। फिर यहाँ पे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश असवाल की डॉक्टर बिटिया की शादी हो चुकी है। और अब कोटद्वार भाबर में दुर्गापुरी के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनके बेटे की शादी का रिसेप्शन है आज। तो चलिए फिर, शादी विवाह को आप इंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। तो कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। खबर कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, उत्तराखंडियत की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।